Hello everyone, and welcome back to my channel. So today we are doing the important events that occurred on the day of the revolt. So what were those little things that has happened during that day? And these are very important when we are talking about the emergence of sociology, and particularly the French Revolution. So the heading for this topic is important event, and the first point says, in France there was a parliamentary body called E-State General, in which all the three states E-states were represented, right? तो वहाँ पे एक बॉडी होती थी जहाँ पे हर एक ई स्टेट से कुछ कुछ लोग होते थे. लेट्स जस्ट से 5 फ्रॉम फर्स्ट ई स्टेट, 5 फ्रॉम सेकेंड ई स्टेट and 5 from the third E states. These are assumed number. These are not the actual numbers. I'm just assuming them just to give you an example. So third E states, first E state and second E state. This is called as journal, E state journal. Okay. Now, but which had met last in 1614. अब 1614 से अभी जब हम बात कर रहे हैं that is 1778. That is like almost more than 100 years. So that is why people were not able to put forward their what is going on with them to the other e-state who can convey these things and these problems to the king. So that has not happened. It was in 1778 that the king Louis the 16th was forced to impose a tax on everyone irrespective of his and her social status. तो उसके बाद 1778 में लुई द 16 जो थे उन्होंने क्या किया, टैक्स लगा दिए सब पे, और वो भी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज एंड हर स्टेटस. दैट मीन्स अगर फर्स्ट ई स्टेट का है तो उसको भी टैक्स देना पड़ेगा, सेकंड को भी एंड थर्ड को भी. बट अगर इनकम की बात की जाए तो फर्स्ट ई स्टेट की ज़्यादा इनकम है, सेकंड की उससे कम एंड थर्ड की बहुत कम. बट द काइंड ऑफ टैक्सेस एंड द अमाउंट ऑफ टैक्सेस दे वर प्लेइंग वर इक्वल, विच इज़ मेकिंग इट अनइक्वल. The French government had become bankrupt due to the extravagance of the king. That means extra expenditure of the king, as well as the help that they had given to the Americans in the War of the Independence. और बिकॉज़ वो लोग अमेरिका में जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था उसमें हेल्प कर चुके थे, जिसकी वजह से उनके ऊपर बैंकरप्सी हो गई थी या वो दिवालिया होने की कगार पे था. कौन? फ्रांस एंड फ्रेंच गवर्नमेंट. This imposition of the tax led the rich nobles and the clergy to demand a meeting of E-State Journal. अब देखिए, जब इनके ऊपर भी टैक्स लगाया गया ना फर्स्ट एंड सेकेंड ई स्टेट वालों के पास, तब उन लोगों ने क्या किया, ई स्टेट जर्नल की मीटिंग बुलाई. पहले किंग नहीं कर रहा था ना ऐसा, पहले किंग थर्ड ई स्टेट के ऊपर सारे टैक्सेस लगा रहा था, तो दे वर नॉट कॉलिंग एनी मीटिंग. बट नाउ जब खुद के ऊपर गाज गिरी तो दे कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ ई स्टेट जर्नल विच रिप्रेजेंटेड ऑल द थ्री ई स्टेट एज आई टोल्ड यू, which they felt was the only body which could levy the taxes. और उनको ऐसा भी लगता था कि केवल ई स्टेट जर्नल ही वो बॉडी है जो टैक्स लगा सकती है, क्योंकि इस बार किसने टैक्स लगाया, किंग ने. द ई स्टेट जर्नल met on 5th May 1778 should be the time. But in this meeting, unlike the earlier practice, the representative of the third e-state wanted all the e-state to meet and vote as one assembly. But the first two e-state did not agree to this. अब क्या था, जो थर्ड ई-स्टेट के लोग थे उन लोगों ने बोला कि सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए एंड सब एक वोट डालें एक असेंबली के लिए. लेकिन पहले वाले दो ई-स्टेट को इससे कोई मतलब नहीं था, बिकॉज दे वर हायर इन द स्टेटस एंड ऑब्वियसली द थर्ड ई-स्टेट हैड सम रिस्ट्रिक्शंस. द रिफ्यूजल ऑफ द फर्स्ट टू ई-स्टेट, जब फर्स्ट एंड सेकेंड ने मना कर दिया टू मीट विद द थर्ड ई-स्टेट, जब थर्ड ई-स्टेट के साथ मिलने से इन लोगों ने मना कर दिया एज अ सिंगल बॉडी फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल असेंबली, तो क्या हुआ, दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली बॉडी का फॉर्मेशन हुआ. द मीटिंग ऑफ नेशनल असेंबली लेड बाय मिडिल क्लास लीडर्स एंड सम लिबरल मिडिल नोबल्स. अब सेकेंड ई-स्टेट के भी कुछ लोग, जिसमें लिबरल नोबल्स जिन्हें हम बोलते हैं माइंडेड नोबल्स, एंड थर्ड ई-स्टेट के जितने भी लोग थे मिडिल क्लास लीडर्स थे, they formed this national assembly, was met
विथ स्टिफ रेसिस्टेंस, और उसको क्या सामना करना पड़ा, रेसिस्टेंट का मतलब उसका विरोध भी हुआ। 20th June 1789 when the meeting was to be held at the Hall of Versailles एट नियर पेरिस, जब पेरिस के पास वर्साइल के हॉल में ये मीटिंग होने वाली थी, द मेंबर्स फाउंड दैट इट वाज क्लोज्ड। जो नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स थे विच वर सम लिबरल्स एंड द क्लास मिडिल क्लास लीडर्स, उन्होंने क्या पाया कि जहाँ पे जो मीटिंग होने वाली थी, जो हॉल था वर्साइल नियर पेरिस, वो क्या था, बंद था, एंड गार्डेड बाय द किंग्स मैन, और जो उसमें किंग के लोग थे वो उसको गार्ड कर रहे थे, उसके बाहर खड़े हुए थे, पहरेदारी दे रहे थे। देयरफॉर द नेशनल असेंबली मेंबर्स लेड बाय देयर लीडर्स बाइले वेंट टू द नेक्स्ट बिल्डिंग। तो इन्होंने क्या किया, कोई बात नहीं, ये बंद है तो हम दूसरी बिल्डिंग में चले जाएंगे, विच वॉज एन इंडोर टेनिस कोर्ट। तो वो बिल्डिंग क्या थी, एक इंडोर टेनिस स्टेडियम था। इट वॉज हेयर दैट दे टुक द ओथ टू ड्रॉ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस, और यहाँ पे उन लोगों ने क्या लिया, ओथ लिया, शपथ लिया कि वो फ्रांस का एक नया संविधान बनाएंगे। दिस ओथ विच मार्क्स द बिगनिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इज़ पॉपुलरली नोन एज द ओथ ऑफ द टेनिस कोर्ट। क्यों, क्योंकि हॉल ऑफ द वर्साइल क्या था, बंद था, तो उन्होंने इंडोर टेनिस कोर्ट में जाके एक ओथ ली, जिसको ओथ ऑफ द टेनिस कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट एंड इट हेल्ड एट 20th June 1789। उसके बाद सेकेंड इवेंट जो है वो हुआ 14 जुलाई 1789, टुक प्लेस one of the most important event of the French Revolution. It was the storming of the Bastille, an ancient royal prison that stood as a symbol of oppression. एक जेल थी जिसका नाम था बैस्टाइल, एक एंशियंट रॉयल प्रिजन थी, ये राजा की एक प्रिजन थी जिसमें क्या होता था, ऑपरेशन होता था, इसको सिंबल ऑफ ऑपरेशन की तरह माना जाता था। ऑन दिस डेट 14 जुलाई 1789 द mob of Paris, mob मतलब लोगों का झुंड, led by some middle class leader which also were there in the National Assembly, broke open this prison and set its inmates free. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस जेल को तोड़ दिया, इस जेल के दरवाजे तोड़ दिए और अपने जो साथी थे उनको फ्री किया। The cause for this event were the shortage of the food on the one hand and the dismissal of very popular minister called Necker on the other. उनके एक बहुत ही पॉपुलर मिनिस्टर थे, उनका क्या हुआ, डिसमिसल हो गया था, और उनके पास शॉर्टेज ऑफ फूड था, लोगों के पास खाने के लिए चीज़ें नहीं थी, तो लोग कितने थे, लोग हताश हो गए थे, निराश हो गए थे, और इसलिए उन्होंने प्रिजन को तोड़ा। द मॉब ऑफ द पेरिस रिबेल्ड अगेंस्ट द रूलिंग क्लास, और यहाँ पे जो पेरिस का जो मॉब था, भीड़ थी, उसने क्या किया, रूलिंग क्लास, जो उनके ऊपर शासन करने वाली क्लास थी, उसके खिलाफ बगावत कर दी, स्पेशली द किंग, स्पेशली जो राजा थे उनके खिलाफ। एंड दिस डे, विच डे 14th July 1789 is celebrated in France as the Independence Day. Third, Declaration of the Rights of Men by the Constituent Assembly 1789 to 91, comprising the members of the Third Estate and some liberal-minded members of the Two Estate, guaranteed freedom of speech, freedom of religion, freedom of arbitrary punishment, freedom from arbitrary punishment. तो थर्ड ई स्टेट के लोगों ने और फर्स्ट एंड सेकेंड ई स्टेट के कुछ लिबरल लोगों ने मिलके क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो फॉर्म की थी उसमें कुछ राइट्स का डिक्लेरेशन किया। वो राइट्स किस तरह के थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्री पनिशमेंट का। इट अबॉलिशेस द स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द क्लर्जी एंड नोबिलिटी। और फर्स्ट टू स्टेट के जो लोग थे, क्लर्जी एंड नोबिलिटी, उनके कुछ स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस को इन्होंने अबॉलिश कर दिया। द किंग वॉज नो लॉन्गर द रूल बाय द डिवाइन राइट्स, और राजा जो है वो डिवाइन राइट्स की थ्योरी पे नहीं सर्व करेगा। एंड सेवरल इम्पॉर्टेंट सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस वर ब्रॉट अबाउट, और बहुत सारे सामाजिक एंड आर्थिक परिवर्तन आए उस समय। अकॉर्डिंग टू दिस डिक्लेरेशन ऑल मैन वर बॉर्न एंड रिमेन इक्वल बिफोर द लॉ। जो लॉ है, जो कानून है, उसके सामने सभी लोग समान रहेंगे, ठीक है, अगर वो एज अ ह्यूमन बीइंग पैदा हो रहे हैं तो। दे हैव अ राइट टू चूज़ देयर गवर्नमेंट, लोगों को अधिकार है अपनी गवर्नमेंट चुनने का, अपनी सरकार चुनने का। टू रेसिस्ट ओप्रेशन,
जब भी उनके ऊपर कोई भी ऑपरेशन करेगा या उनके ऊपर कोई भी रेसिस्टेंस करेगा, तो वो क्या करेंगे, उस रेसिस्टेंट को, उस ऑपरेशन को, उस ऑपरेशन के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। पर्सनल लिबर्टी मतलब आपकी खुद की जो स्वयं की एक लिबर्टी होती है, बिकम्स अ राइट, वो भी एक राइट बनाया गया टू ऑल द इंडिविजुअल्स। दस द आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी पुट एन एंड टू द एज ऑफ सर्फडम, despotism and hereditary privileges found in the old feudal society। तो ओल्ड फ्यूडल सोसाइटी में क्या होता था, सर्फ की चलती थी, मतलब जो लॉर्ड्स एंड उनके अंडर में जो लोग होते थे उनको काफ़ी अपने अंडर में समझा जाता था। जो उनके ऊपर जो सालों से चले हुए जो उनके प्रिविलेजेस थे उनको भी ख़त्म किया गया। जो ओल्ड फ्यूडल सोसाइटी थी उसके सारे के सारे जो अननेसेसरी कानून थे उनको ख़त्म किया गया। 1791 द किंग ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द फ्रांस। राजा ने भागने की कोशिश की बट वॉज रिकॉग्नाइज्ड एट द फ्रंटियर एंड ब्रॉट बैक, एंड सिंस देन ही बिकेम द वर्चुअल प्रिजनर। 1791 में राजा ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसको अपने जो फ्रंटियर होते हैं किसी भी राज्य के जो सीमाएं होती हैं वहाँ पे पकड़ा गया और उसको वापस लाया गया और उसको एक वर्चुअल प्रिजनर बना के रख दिया गया। इन पेरिस, फिफ्थ पॉइंट क्या है, इन पेरिस द न्यू लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज फॉर्म्ड। एक नई लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई। इट कंप्राइज टू वेरी रेडिकल ग्रुप्स। उसमें दो बहुत ही रेडिकल ग्रुप थे, द जिनोर्डिन एंड द जैकोबिन। तो ये दो ग्रुप थे। दीज ग्रुप कंसीडर्ड द किंग एज अ ट्रेटर एंड वर इन द फेवर ऑफ एस्टेब्लिशिंग द रिपब्लिक पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना, और उन्होंने राजा को एक देशद्रोही समझा। द किंग लुई द 16 वॉज beheaded इन द पब्लिक ऑन 21 जनवरी 1793। राजा का सर काट दिया गया लोगों के सामने आफ्टर बीइंग प्रूवन गिल्टी ऑफ द ट्रेशन। जब उसको गिल्टी माना गया जनता के साथ क्या करने का, विश्वासघात करने का। द क्वीन वॉज ऑल्सो beheaded। और जो रानी थी मरिया अंतोनियो, जिसने बोला था कि इफ़ यू डोंट हैव द ब्रेड्स टू ईट द ईट द केक्स, उसको भी beheaded किया गया, उसका भी सर अलग किया गया लेटर इन द सेम ईयर, उसी साल 1793 में। द फ्रांस वॉज डिक्लेयर एज रिपब्लिक। और जो फ्रांस था उसको रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। दैट मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधित्व है वो वहाँ पे होगा। अ पीरियड रेफर टू एज अ regime of terror took place in the France when the several of the noble priests, some of the revolutionaries themselves were guillotined and beheaded। ये एक टर्म है जो बेसिकली आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में। क्या होता है, यहाँ पे एक तख्ता होता है जिसके ऊपर आप अपना सर रखते हैं और उसको एक इंसान आके काटता है, उसको गुलिटॉइंड बोलते हैं एंड उसको beheaded भी बोलते हैं। दिस पीरियड लास्टेड फॉर 3 years। इसमें क्या किया गया, जो बड़े बड़े नोबल्स थे, प्रीस्ट थे और बहुत सारे जो अलग अलग रेवोल्यूशनरी थे जो उस टाइम के, उनको क्या किया गया, उनका भी beheaded किया गया और ये 3 साल तक चला। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डायरेक्टोरेट टुक प्लेस इन 1795। दिस लास्टेड फॉर 4 years till the young artillery officer from Corsica, the neighboring island, overthrew the directorate in 1799। तो एक रिजीम को लाया गया जो 1795 में सेटअप किया गया। 4 साल तक वो रिजीम चला। इन 1799 में कॉर्सिका का एक जो आइसलैंड के यहाँ से एक आर्टिलरी ऑफिसर आता है जो उस रिजीम को उठा के फेंक देता है, और जो ये ऑफिसर होता है उसका नाम होता है नेपोलियन बोनापार्ट। ही मेड हिमसेल्फ एज अ न्यू डायरेक्टर एंड प्रोवाइडेड मच शॉर्ट आफ्टर स्टेबल गवर्नमेंट टू द पीपल ऑफ द फ्रांस। और वो फ्रांस को बहुत ही एक स्टेबल गवर्नमेंट देता है। दस द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंडेड विद द ओवरथ्रो ऑफ डायरेक्टोरेट बाय नेपोलियन। जब डायरेक्टोरेट को हटाया गया नेपोलियन के द्वारा तब फ्रेंच रेवोल्यूशन केम टू एन एंड। सो बेसिकली दीज वर द इम्पॉर्टेंट इवेंट जो 1799 तक चलते हैं टिल द नेपोलियन बोनापार्ट टेक्स द पावर इन हिज hand, and they started from 1789 onwards. So I hope you understand these were the important points of the day it happened, the revolt happened, and what happens after the revolt. If you have any question you can ask in the comment section, and if you have any doubt just ask me in the comment section.
So this was for today, and we will cover the next topic in the next video. Till then, take care, bye bye, and then in the next video we will cover about the industrial revolution. Okay, good night, bye.